सब कुछ निपट जाने के बाद क्षितिज ने सभी को अपने खगेंद्र पर बैठाया और अकादमी की ओर उड़ चला। पूरे सफर में सबसे ज्यादा नाराज ध्वनि और प्रीति थी, क्योंकि उन्होंने अनिल और गोपाल जैसे बेवकूफों के भरोसे आकर खुद को परेशानी में डाल दिया था। उधर दोनों लड़कियों स्नेहा और प्राची की निगाहें बार बार क्षितिज की ओर जा रही थी। उनके मन में भविष्य की तस्वीरें घूम रही थी। सोच रही थी कि अगर जिंदगी इस क्षितिज के साथ गुजरे तो कैसी होगी। दोनों ही मन मुस्कुरा रही थी। प्राची ने होंठों पर हल्की मुस्कान लिए सोचा, ये लड़का भले ही देखने में बेवकूफ सा लगे, लेकिन है निडर और बहादुर। मैंने अपने जीवन साथी के बारे में जैसा सोचा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। स्नेहा ने भी कोमल मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, मैंने इसे शुरू में लड़कियों के पीछे भागने वाला कोई नासमझ समझा था। अगर आज इसने जिम्मेदारी से पेश आकर दिखा दिया कि इसमें कुछ और ही बात है। इतने सारे खतरनाक जानवर सामने होने के बावजूद इसने बिना डरे लगातार हमला किया। बचपन से मैंने जिस तरह के राजकुमार का सपना देखा था, वही तो है ये सोचते सोचते दोनों ने एक दूसरे की ओर नजर डाली और एक ही पल में समझ लिया कि वे दोनों क्षितिज के बारे में ही सोच रही थी। फिर वे प्यारे से अंदाज में मुस्कुरा उठी। उनकी आंखों में जो इशारे चल रहे थे, उन्हें कोई और समझे या न समझे, लेकिन सभी लड़कियां जरूर समझ रही थी। आखिर उनकी प्रजाति की कोड लैंग्वेज तो एक जैसी ही थी। कुछ देर बाद प्रियंका ने ध्वनि से चुटकी लेते हुए कहा, ये दोनों तो पूरी तरह क्षितिज भैया के प्यार में पागल हो चुकी हैं, बस मन को मानने नहीं दे रही। लेकिन इनको कौन बताए कि प्यार का बुखार ऐसा होता है जो एक बार चढ़ जाए तो उतरता ही नहीं। ध्वनि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इश्क है मुश्किल, पहले इश्क का हो जाना, फिर उसे महसूस कर पाना, और सबसे मुश्किल इश्क से छुटकारा पाना। प्रियंका ने ठहाका लगाकर कहा, वाह दीदी, अब तो आपको प्यार की शायरी भी आने लगी। बगल में खड़ी प्राची ने भी अपना मुशायरा सुना दिया। इश्क तो आसान है करना, मगर जब बारी आए बांटने की तो मच जाए हंगामा। उसकी ये पंक्ति सुनकर दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि न तो ये असली मुशायरा था और न ही कोई शायरी। ये तो बस एक सच्चाई बयान करने का तरीका था। प्यार करना आसान है, मगर किसी को बांटना बेहद मुश्किल। और यहाँ तो 4-4 लड़कियां एक कतार में थी। लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किल प्यार होने में नहीं, बल्कि उसे निभाने में होती है। अब आगे क्या होगा, ये तो किस्मत ही तय करेगी। इधर आंखों के इशारे खत्म हुए तो प्राची ने हंसते हुए क्षितिज से पूछा, क्षितिज, क्या तुम्हें सच में रैंकिंग मुकाबले में भाग लेना है? उसके इस सवाल पर सबके कान खड़े हो गए। सभी लोग उनकी ओर ऐसे देखने लगे मानो कोई बड़ी खबर मिलने वाली हो। क्षितिज ने सहजता से कहा, हाँ, मुझे भी कोई खास काम नहीं है, तो सोचा रैंकिंग मुकाबलों में थोड़ा दम आजमा लूं। प्रीति ने हैरानी से राजू की तरफ देखकर कहा, ये लड़का पागल है क्या? सिर्फ इसलिए रैंकिंग मुकाबले में भाग ले रहा है क्योंकि इसे कोई काम नहीं है? राजू ने कंधे उचकाकर कहा, ठीक है, अगर कोई सवाल है तो सीधे क्षितिज से पूछ लो। ये सुनते ही प्रीति झेंप कर बोली, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे उससे सवाल नहीं करना। उसकी घबराहट देखकर राजू के चेहरे पर भी हंसी आ गई। उधर हंसी मजाक चल रहा था तो इधर प्राची ने फिर पूछा, मतलब तुम्हारा इरादा रैंकिंग मुकाबले जीतने का बिल्कुल नहीं है? क्षितिज ने सोचते हुए जवाब दिया, जीतने का कोई पक्का इरादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मौका मिला तो मैं जरूर तुमसे मुकाबला करना चाहूंगा। ये सुनकर प्राची हंस पड़ी और चुप हो गई। तभी स्नेहा ने गुस्से में कहा, और मुझसे मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है क्या? उसके स्वर में जलन की गूंज सभी ने सुन ली। हालांकि क्षितिज को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत पलटकर कहा, तुम क्यों नहीं कर सकते मुझसे मुकाबला? किसने कहा कि तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला नहीं हो सकता? स्नेहा चौंक गई। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्षितिज ने उल्टा सवाल दागा। मैं नहीं, तुम क्या पूछना चाह रही हो? अब तो स्नेहा को अपना आपा खोने जैसा महसूस होने लगा, मगर खुद को संभालते हुए उसने पूछा, अगर तुम प्राची से मुकाबला कर सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं? क्षितिज ने हंसकर कहा, तुम दोनों चुड़ैलों में कोई अलग है क्या, जो मुझे अलग से जवाब देकर अलग मुकाबला करना पड़े? उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियों की बोलती बंद हो गई और जैसे तैसे स्नेहा के मुंह से निकला, ठीक है, हम दोनों बहनें तुम्हें देख लेंगी। राजू ने प्रीति से मुस्कुराते हुए कहा, अब तो इस बार का मुकाबला काफी मजेदार होने वाला है। यहाँ कौन किसे हराएगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। स्मिता ने भी सहमति में कहा, हर साल का टॉपर भी इस बार खतरे में है। अकादमी में कदम रखने के बाद से उसे किसी ने नहीं हराया, मगर इस बार क्षितिज का अंदाज ही कुछ और लग रहा है। इसके पास न जाने कितने हथियार और तरीके होंगे जिनसे ये किसी को भी हरा सकता है। कुछ ही देर में वे सब अकादमी पहुंच गए और अपने अपने कमरों की ओर चले गए। इधर क्षितिज ने तय किया, अब ग्लास में जाकर अपने शक्ति बिंदुओं को जगाना होगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे और बहुत कुछ बाकी था। बाकी बचे 5 विभागों में सफलता हासिल करना और पहले वर्ष की परीक्षा पास करना, तभी उसे रैंकिंग मुकाबले में मौका मिलेगा। उसने आंखें बंद की और अपने शेष 32 शक्ति बिंदु खोलने की प्रक्रिया शुरू की।
धीरे धीरे वे 33वें बिंदु तक पहुंच गया। ये प्रक्रिया पूरी करने में उसे लगभग पूरा 1 दिन लग गया और अंततः 40वें बिंदु को खोलने के बाद उसने राहत की सांस ली। अब वो उठा तो देखा कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वो तुरंत बाथरूम जाकर नहाया और लौटकर अपने ग्लास को साफ किया। अभी वो शांति से बैठा ही था कि प्राची ने पुकारा, क्षितिज, तुम अकादमी चलना चाहोगे? उसके इस सवाल पर क्षितिज ने हामी भरी और साथ चल पड़ा। अकादमी पहुंचते ही प्राची अपने रास्ते निकल गई और क्षितिज अपनी दिशा में काबिलियत की परीक्षा देने के लिए। काबिलियत हॉल में पहुंचते ही रोशनी उसे देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत ही उसे याद आ गया इस अकादमी में उन दोनों चुड़ैलों को पसंद आने वाला एक ही लड़का था। वो भी सामने डटा हुआ था और किसी मायने में कम नहीं था। अब तो उसने शैतानों के बादशाह की उपाधि अपने नाम कर ली थी। इतना ही नहीं, क्षितिज के ही विभाग प्रमुख चंद्रकांत को उसने अपना अनमोल पवित्र पत्थर हारने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में उसका दोबारा यहाँ आना साफ साफ संकेत दे रहा था कि कोई नया तूफान आने वाला है। उसने क्षितिज की ओर एक बनावटी मुस्कान फेंकते हुए कहा, अरे क्षितिज, आप फिर यहाँ? कोई खास काम था? उसके इस बेमतलब सवाल पर क्षितिज को पिछली बार की प्राची और उसकी लड़ाई याद आ गई और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। क्षितिज को इस तरह मुस्कुराते देख रोशनी ने उसे अजीब नजर से देखा और मन ही मन सोचा, लगता है आज ये सिर्फ मजे लेने आया है, मगर इन शैतानों का क्या भरोसा, कब इनका दिमाग खराब हो जाए और पागलों जैसी हरकतें शुरू कर दे। कुछ कहा नहीं जा सकता। जब क्षितिज ने देखा कि रोशनी उसकी हरकत पर अजीब ढंग से देख रही है तो वो थोड़ा शांत हो गया और बोला, तुमसे एक बात पूछूं? रोशनी को यकीन हो गया कि क्षितिज को उससे प्यार हो गया है और इसी वजह से वो इस तरह बर्ताव कर रहा है। अंदर ही अंदर एक हल्की खुशी लिए उसने कहा, हाँ पूछिए। क्षितिज ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे बताओ, इस काबिलियत कक्ष में विद्यार्थी किस काम से आते हैं? उसका सवाल भले सीधा था मगर उद्देश्य रोशनी समझ न पाई। फिर भी उसने तुरंत जवाब दिया, काबिलियत की परीक्षा देने आते हैं और किसी काम से नहीं। क्षितिज ने समझाते हुए कहा, अब जरा याद करो, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो तुमने मुझसे क्या पूछा था? उसका सवाल सुनते ही रोशनी को पिछली घटना याद आ गई और समझते ही उसके चेहरे पर हल्की शर्म आ गई। हाँ, अब समझ गई कि मैंने आपसे कैसा गलत सवाल किया था। क्षितिज ने कहा, किसी से मत पूछो कि वो यहाँ किस काम से आया है, बस इतना पूछो कि किस विभाग और किस वर्ष की परीक्षा देनी है। रोशनी ने सहमति में सिर हिलाया और सोचा, अब समझ में आता है कि कितने लोग मुझसे उलझ कर जाते हैं। खैर क्षितिज, आपका शुक्रिया, आपने मेरी गलती बता दी। क्षितिज ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं, आपने गलत सवाल नहीं पूछा, बस गलत जगह पर पूछा, इसलिए मैंने आपको बस आपकी गलती दिखा दी। कुछ ही देर में उसने मुस्कुराकर पूछा, तो आज किस विभाग की प्रवेश परीक्षा देने आए हो? इस पर क्षितिज ने हल्की नजर से उसे देखा, मुस्कुरा दिया। तभी स्मिता वहां आ पहुंची। उसने देखा कि क्षितिज किसी और लड़की से मुस्कुराकर बातें कर रहा है तो उसका गुस्सा उबल पड़ा। तो वो तेजी से आई और गरजते हुए बोली, क्षितिज, 4 लड़कियों से भी पेट नहीं भरा जो 5वीं भी खोज ली और पटाने लगे। क्षितिज को इस तरह के आरोप की उम्मीद थी, लेकिन रोशनी तुरंत भड़क उठी, जुबान संभालो वरना मैं तुम्हें इस काबिलियत कक्ष में दोबारा घुसने नहीं दूंगी। ये क्षितिज मुझे बस मेरी एक गलती का एहसास करा रहा था और आप उसकी प्रेमिका होकर भी उस पर भरोसा नहीं करती। रोशनी की बात सुनकर स्मिता का चेहरा शर्म से झुक गया। अनजाने में उसने बहुत कुछ कह डाला था जो कहने का इरादा भी नहीं था। पिछले 2 दिनों में वो 2 बार क्षितिज को गलत समझ चुकी थी। तब क्षितिज ने शांत स्वर में कहा, अरे कोई बात नहीं, ये मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए जब भी मुझे किसी लड़की से बात करते देखती है तो थोड़ा जलने लगती है। उसके इस सवाल से स्मिता के मन में ये बात गूंज उठी कि शायद असली प्यार तो क्षितिज उसी से करता है। वो अपनी जगह लौटने ही लगी थी कि क्षितिज ने उसका हाथ थाम लिया। स्मिता, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करूंगा और मेरा वादा पत्थर की लकीर है। बार बार मत सोचो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और को देखूंगा। बस इतना याद रखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर स्मिता की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ी। क्षितिज ने भी सबके सामने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दूर बैठी मयूरी मन ही मन जलते हुए बड़बड़ा रही थी, इसके झूठे प्यार में मत फंस, ये 4 लड़कियों को पागल बना रहा है और सबके साथ खेल रहा है। लेकिन स्मिता तो पहले से ही क्षितिज के प्यार में डूबी थी। क्षितिज की बाहों में उसे ऐसा लगा जैसे समय थम जाए और वे ऐसे ही सदियों तक खड़े रहें। मगर अच्छे पल टिकते कहाँ हैं, उसे अलग होना पड़ा। अलग होते ही स्मिता का मन पीड़ा से भर गया, फिर भी उसे अलग होना ही था। क्षितिज ने अपना नाम दर्ज किया और वहीं स्मिता का हाथ थामकर बैठ गया। ये देखकर मयूरी जल भुन गई। ये लड़का भी ना यहाँ पर सभी लड़कियों के मन में आग भड़का रहा है। बेचारे लड़के जो अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां बैठे थे, आज सब अपनी प्रेमिकाओं से पीटेंगे। भगवान ही ख्याल रखे। लेकिन इस क्षितिज को सभी के सामने ये हरकतें करने की क्या जरूरत है? अब तो चुपचाप बैठ जाना था, लेकिन नहीं,
महाशय को जैसे सभी के सामने अपने प्यार के पंचम लहराने हैं। उधर स्मिता और क्षितिज के प्रेम का दृश्य जारी था कि रोशनी की आवाज आई, क्षितिज तुम अंदर आओ। ये सुनते ही क्षितिज ने स्मिता का हाथ धीरे से छोड़ा और अंदर चला गया। जैसे ही वो भीतर पहुंचा उसने देखा कि वहां सिर्फ आचार्य कौशिक खड़े थे। क्षितिज को सामने देख उनके हाथ की फाइल नीचे गिर गई। क्या होने वाला था आज काबिलियत की परीक्षा में? क्या क्षितिज कर पाएगा परीक्षा पास? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रोशनी की आवाज आई, क्षितिज तुम अंदर आओ। ये सुनते ही क्षितिज ने स्मिता का हाथ धीरे से छोड़ा और अंदर चला गया। क्षितिज ने दरवाजा खुला और अंदर आया। वहां सिर्फ आचार्य कौशिक खड़े थे। क्षितिज को सामने देखते ही उनके हाथ की फाइल जमीन पर गिर गई। इतना होने के बाद भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। वे बस क्षितिज को घूरते रहे। कुछ देर बाद क्षितिज ने सोचा कि क्यों ना आचार्य कौशिक से थोड़े मजे ले लिए जाए। उसने जानबूझकर घबराहट दिखाते हुए पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप ठीक तो है ना? उसके सवाल पर आचार्य कौशिक ने खुद को संभालते हुए सीधी आवाज में कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम यहां किस लिए आए हो? क्षितिज ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे अब मैं कैसे समझाऊं? आपको नहीं पता कि कोई विद्यार्थी काबिलियत कक्ष में क्यों आता है? तो फिर कैसे होगा? उसकी बात सुनकर आचार्य कौशिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। गंभीर होते हुए उन्होंने पूछा, कौन से विभाग की काबिलियत परीक्षा देने आए हो? अब जाकर क्षितिज को सुकून मिला और उसने जवाब दिया, मैं तलवार विभाग की काबिलियत परीक्षा देने आया हूँ। ये सुनते ही आचार्य कौशिक चौंक गए, लेकिन तुम तो कुछ दिन पहले ही चरक विभाग में गए थे। क्षितिज ने नाराजगी में गर्दन झुकाकर कहा, वो तो एक ही दिन में खत्म हो गया। कौशिक को इस पर विश्वास नहीं हुआ। पिछली बार भी उनकी ही गलती से विभाग प्रमुख चंद्रकांत का वायु तत्व का पवित्र पत्थर क्षितिज जीत चुका था। सोचते हुए उन्होंने पूछा, ठीक है, कौन सी तलवार तकनीक की परीक्षा देने आए हो? क्षितिज ने सीधा जवाब दिया, मैं आग्नेय आयुध तकनीक के दूसरे पड़ाव की प्रारंभिक सुरक्षा की काबिलियत परीक्षा देने आया हूं। यह सुनकर आचार्य कौशिक का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या तुम सच में मुझे पागल समझते हो? क्षितिज भी अब नहीं रुका और गुस्से में बोला, क्या यहां सभी विद्यार्थियों से ऐसे ही पेश आने का ठेका लिया है आपने? कौशिक ने भी आवाज ऊंची करते हुए कहा, जब विद्यार्थी यहां हमारा मजाक उड़ा सकते हैं तो हम उनके कुछ कामों पर भरोसा क्यों करें? क्षितिज गुस्से में बाहर निकलते हुए बोला, मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, अगर मैं आग्नेय आयुध तकनीक की परीक्षा देने नहीं आया हूं तो मैं अकादमी छोड़ दूंगा, और अगर मैं परीक्षा देने आया हूं तो आप छोड़ेंगे। वैसे भी सिर्फ परीक्षा लेने का काम होकर भी आप जिस तरह से मेरे साथ पेश आ रहे हैं, मैं इस पर बहस तो करूंगा ही। अब आचार्य कौशिक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक है, फिर लग गई शर्त, अगर मैं हारा तो मैं अकादमी से बाहर जाऊंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दूंगा। क्षितिज मन मन मुस्कुराने लगा। उसकी कुटिल मुस्कान से आचार्य कौशिक थोड़ा सहम गए। कौशिक के दिमाग में पिछली बार की घटना घूमने लगी, जब क्षितिज ने 10 शक्ति बिंदु खोलते हुए उनके विभाग प्रमुख की अनमोल वस्तु छीन ली थी। अब तो वो उन्हें अकादमी से निकालने की बात कर रहा था। कहीं सचमुच मैं हार ना जाऊं। अगर हार गया तो मुझे ये अकादमी छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। वो इतना सोच ही पाए थे कि इसी बीच विभाग प्रमुख चंद्रकांत घबराते हुए वहां पहुंच गए। सामने क्षितिज को देखकर वे एकदम सन्न रह गए। क्षितिज और कौशिक दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने बस हाथ उठाकर इशारा किया, कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने कौशिक की ओर गुस्से से देखते हुए पूछा, आचार्य कौशिक, आज कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया आपने? कौशिक समझ गए कि बात कहां जा रही है, लेकिन वो इस बार हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, इस क्षितिज ने आज फिर उटपटांग हरकत की है। कह रहा है कि तलवार विभाग की काबिलियत परीक्षा देनी है। चंद्रकांत चौंक गए। अरे लेकिन ये तो चरक विभाग में गया था ना, इतनी जल्दी तलवार विभाग में कैसे पहुंच गया? उनकी हालत देखकर क्षितिज हंस पड़ा। खुद को संभालते हुए उसने कहा, आचार्य, मैंने चरक विभाग का पहले साल का अभ्यासक्रम पूरा कर लिया है। अब मैं तलवार विभाग की काबिलियत परीक्षा देने आया हूँ। चंद्रकांत ने कौशिक की ओर देखते हुए पूछा, आचार्य कौशिक, इसमें आपको क्या आपत्ति है? कौशिक ने कहा, आचार्य, आपको पता है ये कौन सी तकनीक की परीक्षा देना चाहता है? चंद्रकांत ने गंभीरता से पूछा। हाँ बताओ। कौशिक ने जवाब दिया, ये आग्नेय आयुध तकनीक के दूसरे पड़ाव की परीक्षा देना चाहता है। चंद्रकांत चौंके, लेकिन पिछली बार का अनुभव उन्हें बहुत कुछ सिखा चुका था, इसलिए उन्होंने शांत भाव से कहा, तो देने दो परीक्षा, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? उनका ये सीधा जवाब सुनकर क्षितिज और कौशिक दोनों हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि चंद्रकांत गुस्से में इस तकनीक का नाम लेने पर ही रोक लगा देंगे। गुस्से में कौशिक बोले,
आचार्य, आपको भी पता है कि ये बस टाइम पास करने आया है, फिर भी आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? चंद्रकांत मुस्कुराए। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अगर ये इतनी बड़ी तकनीक की परीक्षा में पास नहीं हुआ तो इसकी शिकायत अपने आप अष्ट विभाग प्रमुख आचार्य आदिवा जी तक जाएगी। ये सुनते ही कौशिक ने माथा पकड़ लिया। उन्होंने बेकार में ही क्षितिज से पंगा ले लिया था, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्षितिज की ओर देखा, जो शर्त जीतने की खुशी में मुस्कुरा रहा था। चंद्रकांत ने पूछा, क्या हुआ क्षितिज, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्षितिज ने कौशिक की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे हिसाब से आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। चंद्रकांत ने कौशिक को घूरते हुए पूछा, कौशिक क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा सफेद क्यों पड़ गया है? कौशिक ने भारी मन से कहा, मेरी और क्षितिज की एक शर्त लगी है। अगर ये तकनीक पास नहीं कर पाया तो अकादमी छोड़ देगा, और अगर पास हो गया तो मुझे अकादमी छोड़नी होगी। चंद्रकांत ने माथा पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाए, अरे लेकिन ऐसी शर्तें तुम लोग लगाते ही क्यों हो? उनकी इस बात पर आचार्य कौशिक ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और कहा, आचार्य, अब जब हमसे शर्त लग ही गई है तो अगर मैं पीछे हटूंगा तो विद्यार्थी क्या कहेंगे? आचार्य चंद्रकांत ने उनकी भावना समझी और बोले, ठीक है, फिर ये काबिलियत की परीक्षा प्रैक्टिस ग्राउंड में होगी। सभी विद्यार्थियों को बुलाओ और इस परीक्षा में अष्ट प्रमुख आचार्य आदिवा को भी आमंत्रित करो। साथ ही तुम दोनों की शर्त के बारे में सबको बता दो। आचार्य चंद्रकांत की ये बात सुनकर कौशिक भी खुश हुए कि उनके विभाग प्रमुख उन पर इतना विश्वास करते हैं, परंतु अंदर ही अंदर चंद्रकांत भयभीत थे, क्योंकि उनके इस मूर्ख आचार्य की वजह से वे पहले ही अपना बहुमूल्य पवित्र पत्थर खो चुके थे और आज फिर कुछ अनर्थ होने का अंदेशा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि अपने अधीनस्थ पर आखिरी बार भरोसा जरूर जताना चाहिए। उधर उत्साह से भरकर आचार्य कौशिक बाहर निकले और कुछ ही देर में अकादमी के हर कोने में खबर फैला दी कि क्षितिज ने उनसे शर्त लगाई है। सभी विद्यार्थी दौड़ते हुए प्रैक्टिस ग्राउंड पहुंच गए। मुख्य अतिथि की कुर्सी पर अष्ट विभाग प्रमुख आचार्य आदिवा विराजमान थी। अन्य विभागों के प्रमुख भी आ पहुंचे, पर अधिकतर लोग केवल तमाशा देखने आए थे। वहीं एनिमल ट्रेनर विभाग के प्रमुख विभास ने अपने पास खड़े आचार्य जयदीप से कहा, ये काबिलियत कक्ष के विभाग प्रमुख चंद्रकांत इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं आता। उनके आचार्य कौशिक ने शर्त लगाई है तो वो उनका मसला है, इतनी भीड़ के सामने अपनी बेइज्जती क्यों करवानी? जयदीप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शायद वे उस समय हुई बेइज्जती और पवित्र पत्थर खोने का बदला लेना चाहते होंगे। ये सुनकर विभास ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन एक विद्यार्थी से शर्त लगाने में उन्हें क्या मजा आ रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। कौशिक को डांटने के बजाय ये सबके सामने क्या साबित करना चाहते हैं? इसी बीच आचार्य चंद्रकांत की आवाज गूंजी, आज एक महत्वपूर्ण सबक मिलने वाला है। सभी विद्यार्थियों को समझ आ जाएगा कि गलत काबिलियत की परीक्षा देने का प्रयास न करें। आचार्य कौशिक के साथ हमारे पहले वर्ष के विद्यार्थी क्षितिज ने शर्त लगाई है कि अगर वो मुकाबले में हार गया तो अकादमी छोड़ देगा। ये सुनकर छात्रों में चर्चा शुरू हो गई। उनमें तुषार, स्वाति और सिद्धार्थ भी खड़े थे। तुषार ने आश्चर्य से कहा, ये चंद्रकांत क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। क्षितिज को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? ये अपनी इज्जत गिराकर उसकी बढ़ा रहे हैं। तुषार की जलन देखकर स्वाति हंस पड़ी और चिढ़ाते हुए बोली, तुषार, तुम्हें क्या लगता है सच में क्षितिज तुम्हें हरा सकता है? तुषार ने झुंझलाकर कहा, वो नया आया बच्चा है, मुझे हराना उसके बस की बात नहीं। सिद्धार्थ ने याद दिलाया, तुम भी तो पहले साल में ही शीर्ष पर पहुंचे थे। इस पर तुषार ने गुस्से से कहा, क्या उसकी और मेरी बराबरी हो सकती है? सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम कहां और वो कहां? तुषार थोड़ा शांत हुआ, वरना लगता था मानो किसी की जान ले लेगा। स्वाति ने मन ही मन सोचा, अगर क्षितिज ने इसका स्थान ले लिया तो ये तो आत्महत्या कर बैठेगा। उधर सभी की निगाहें मंच की ओर थी। आचार्य कौशिक ने घोषणा की, क्षितिज का कहना है कि उसे आग्नेय आयुध तकनीक आती है और वो उसके दूसरे पड़ाव की परीक्षा देना चाहता है। इसी पर हमने शर्त लगाई है। ये सुनकर पास खड़े 3 भाई बहन शब्द, अभिलाषा और प्रिया, जो आतंकी टोली के राजकुमार राजकुमारी थे, चौंक गए। प्रिया ने पूछा, क्या कौशिक सच में अकादमी छोड़ना चाहते हैं जो क्षितिज से पंगा ले रहे हैं? शब्द ने कहा, हम सब जानते हैं कि क्षितिज कभी भी कुछ भी कर सकता है, फिर भी न जाने क्यों आचार्य को शर्त लगानी थी। पिछली बार से कोई सबक नहीं लिया इन्होंने। अभिलाषा ने तुनक कर कहा, मेरे क्षितिज से जो भी भिड़ता है हार माननी ही पड़ती है, और आज भी ऐसा ही होगा। क्षितिज नहीं बल्कि आचार्य आज बाहर जाएंगे इस अकादमी से। प्रिया ने इसे प्रेम में डूबे पागलों की बात समझकर अनसुना कर दिया। कुछ ही देर में क्षितिज मंच पर आया, अष्ट विभाग प्रमुख को प्रणाम किया और अपनी जगह पर बैठ गया। आदिवा ने पूछा, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? क्षितिज ने सिर हिलाकर कहा, हाँ आचार्य, मंजूर है।
तुरंत ही छात्रों में कानाफूसी शुरू हो गई। पास ही खड़ी तलवार विभाग की आचार्य नेहल और विज्ञान विभाग की आचार्य आद्रा आपस में बातें कर रही थी। आद्रा ने नेहल से पूछा, क्या सच में क्षितिज को आग्नेय आयुध तकनीक आती है? नेहल ने कहा, हाँ आती है, लेकिन समझ नहीं आता कि कौशिक तो कौशिक है, चंद्रकांत भी क्यों अड़े हैं? आद्रा ने हैरानी से कहा, फिर चंद्रकांत उसके पीछे क्यों पड़े हैं? बगल में खड़े चरक विभाग प्रमुख रतन ने उत्तर दिया, क्योंकि पिछली बार क्षितिज ने उनका सबसे प्यारा और मूल्यवान पत्थर जीत लिया था। दोनों आचार्याएं हैरान रह गई। भीड़ में मौजूद दोनों चुड़ैलें भी कौशिक और चंद्रकांत को दया की दृष्टि से देख रही थी। उनके पास खड़े आर्यन ने भी वैसा ही भाव अपनाया। प्रीति ने पूछा, क्या बात है, तुम्हें लग रहा है कि दोनों आचार्य बुरी तरह फंसने वाले हैं? आर्यन मुस्कुराकर बोला, हमारे भैया ने आज तक कोई शर्त हारने के लिए नहीं लगाई, अगर लगाई है तो सामने वाले की हार निश्चित है। प्रीति ने अर्थ नहीं समझा, बस सिर हिला दिया। तभी प्रियंका ने कहा, मुझे लगता है कि आचार्य कौशिक ने यह शर्त नहीं लगाई, बल्कि क्षितिज भैया ने उन्हें चैलेंज दिया होगा और गुस्से में आचार्य कौशिक ने शर्त स्वीकार कर ली। उसकी बात में हामी मिलाते हुए ध्वनि ने कहा, ठीक कह रही हो तुम, गुस्सा अकल का दुश्मन होता है। आचार्य कौशिक ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन आचार्य चंद्रकांत ने बात को संभालने की बजाय पूरी अकादमी में ढिंडोरा पिटवा दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। प्रियंका ने तुरंत इसका जवाब दिया, इसका जवाब है बदले की भावना। सब प्रियंका के जवाब से सहमत थे। तभी प्रीति प्राची से कुछ पूछने ही वाली थी कि प्राची ने हाथ से इशारा कर उसे चुप करा दिया। क्या होगा शर्त का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ध्वनि ने कहा, ठीक कह रही हो तुम, गुस्सा अकल का दुश्मन होता है। आचार्य कौशिक ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन आचार्य चंद्रकांत ने बात को संभालने की बजाय पूरी अकादमी में ढिंडोरा पिटवा दिया। पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। प्रियंका ने तुरंत इसका जवाब दिया, इसका जवाब है बदले की भावना। सब प्रियंका के जवाब से सहमत थे। तभी प्रीति प्राची से कुछ पूछने ही वाली थी कि प्राची ने हाथ से इशारा कर उसे चुप करा दिया और खुद ही बोलना शुरू कर दिया। अरे बात यह है कि कल रात क्षितिज ने अपनी तलवार पर 6 तकनीकें तैयार कर दिखाई थी और वो तकनीक आग्नेय आयुध तकनीक थी। इसका मतलब साफ है, आचार्य कौशिक को इस अकादमी को छोड़ना ही पड़ेगा। प्रीति ये सुनकर हैरान रह गई और एकदम सबकी ओर देखने लगी। अब उसे समझ आया कि ये सब इतने शांत क्यों हैं। उनके चेहरों पर चिंता का कोई भाव तक नहीं था। प्राची की ओर देखकर स्नेहा ने जलन भरे स्वर में कहा, काश हम भी क्षितिज की तरह निडर होते, इसे तो सीधे आचार्यों से पंगा लेने में भी डर नहीं लगता। प्राची ने गर्दन हिलाते हुए सहमति जताई। हाँ बिल्कुल सही कहा, आज फिर आचार्य कौशिक का दिन है। इन्हें पिछली बार की हार याद नहीं रहती क्या, जो बार बार क्षितिज से हारने आ जाते हैं। उनकी बातें जा रही थी कि उधर आचार्य कौशिक ने क्षितिज की ओर घृणा भरी नजर डालते हुए कहा, क्षितिज शुरू करो, अपनी आग्नेय आयुध तकनीक का इस्तेमाल दिखाओ। उनके स्वर में हल्की सी उपहास की झलक थी, लेकिन क्षितिज जानता था कि अंत में कौन हंसेगा और कौन रोएगा। उसने तुरंत अपनी ब्रह्मा तलवार निकाली और उसे अपनी शक्ति से हवा में घुमाने लगा, मानो किसी अदृश्य प्रतिद्वंदी से मुकाबला कर रहा हो। तलवार ने क्षितिज के शरीर से उसके सभी तत्वीय शक्तियों को खींचकर उनसे तकनीकें गढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उसने 6 तकनीकें बना डाली, जिन्हें देखकर अधिकांश लोग विस्मय से भर गए। सबसे अधिक आश्चर्य और घबराहट आचार्य चंद्रकांत के चेहरे पर झलक रही थी। वे कुछ कहते उससे पहले क्षितिज आचार्य नेहल के पास पहुंचा और उनसे पूछ बैठा, आचार्य क्या यही है आग्नेय आयुध तकनीक का दूसरा पड़ाव? आचार्य चंद्रकांत मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आचार्य नेहल बस इतना कह दे कि ये आग्नेय आयुध तकनीक नहीं है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका सेवक रहूंगा। लेकिन सत्य को झूठ से ढका नहीं जा सकता। आचार्य नेहल ने अनिच्छा से गर्दन हिलाकर कहा, हाँ क्षितिज, यही है आग्नेय आयुध तकनीक। ये सुनते ही समस्त विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण गुंजा दिया। तभी क्षितिज ने आचार्य कौशिक की ओर मुड़कर कहा, आचार्य कौशिक, मैंने पहले ही कहा था, सामने वाले को पहले आजमाने की कोशिश मत कीजिए। बेहतर है उसे पहले कुछ करने दे। लेकिन आपने सुनी कहाँ थी मेरी बात? उसे सुनकर आचार्य कौशिक को क्षितिज की कही हुई बात याद आ गई और उन्होंने शर्म से गर्दन झुका ली। तभी आचार्य चंद्रकांत ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और आगे बढ़कर अष्ट विभाग प्रमुख आचार्य आदिवा के सामने हाथ जोड़ते हुए निराशा से बोले, आचार्य, मेरे साथ ही आचार्य कौशिक से गलती हो गई है, कृपया इन्हें क्षमा कर दें। आचार्य आदिवा ने तीखे स्वर में कहा, आपको शर्म नहीं आती? आपका साथी हार गया है और आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। उनके शब्द ऐसे चुभे मानो तीर हृदय में उतर गया हो। उन्होंने आगे कहा, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर आज क्षितिज असफल हो जाता तो क्या तुम उसे छोड़ देते? ये जो तुम दोनों ने नाटक रचा है, इसकी सजा तुम्ही को मिलेगी। और मैं सबको बता देना चाहती हूं कि अगर कोई गलत है तो हम अकादमी वाले उसे नहीं छोड़ते,
चाहे वो हमारा आचार्य ही क्यों ना हो। उनकी बात पर विद्यार्थियों ने जोरदार तालियां बजाकर समर्थन जताया, जबकि आचार्य कौशिक का चेहरा उतर गया। इसके बाद वे क्षितिज की ओर बढ़े। कई विद्यार्थी चर्चा करने लगे कि आखिर वे क्यों जा रहे हैं। एक लड़का बोला, अभी मजा आएगा, लगता है आचार्य कौशिक और क्षितिज में जोरदार लड़ाई होगी। एक लड़की ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि वे उससे माफी मांगेंगे। लेकिन अंत में दोनों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आचार्य कौशिक ने क्षितिज के पास आकर उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोले, क्षितिज, मैं तुम्हें पहचानने में 2 बार गलती कर चुका हूं। इसका मतलब है कि मैं इस कक्ष में बैठने के योग्य ही नहीं हूं। अच्छा है कि मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम मुझे हमेशा याद रहोगे, क्योंकि तुम अकेले व्यक्ति हो जिसने मुझसे 2 बार टक्कर ली और दोनों बार मुझे हराया। क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य कौशिक, यदि आप यहां रुकना चाहे तो मैं आचार्य आदिवा से बात कर सकता हूं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आचार्य कौशिक ने मना करते हुए कहा, नहीं क्षितिज, मैं अपनी गलती तहे दिल से मानता हूं और इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। तभी आचार्य चंद्रकांत उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, यदि क्षितिज तुम्हें माफ कर दे तो मैं भी आचार्य आदिवा से तुम्हारे इस कक्ष में रहने की प्रार्थना कर सकता हूं। आचार्य कौशिक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आचार्य, पिछली बार मेरी गलती से आपने अपना पवित्र पत्थर गंवाया था। इस बार ये मेरी दूसरी गलती है और यदि मैं इसका प्रायश्चित नहीं करूंगा तो मुझे हमेशा लगेगा कि मैंने किसी विद्यार्थी पर विश्वास नहीं किया। उनकी बात सुनकर कई आचार्यों को खेद हुआ। कुछ समय बाद आचार्य कौशिक वहां से चले गए। आचार्य आदिवा ने सभी विद्यार्थियों को अपने अपने कार्यों में लगने का आदेश दिया। इधर दोनों चुड़ैलें और क्षितिज का भाई उसके पास आ पहुंचे और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। क्षितिज ने पूछा, क्या हुआ भाई, सब मेरी ओर देखकर ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्राची ने कहा, वाह क्षितिज, क्या खूब बदला लिया तुमने। क्षितिज ने तुरंत नकारते हुए कहा, नहीं प्राची, मुझे थोड़ी देर के लिए आचार्य कौशिक पर गुस्सा आया था, लेकिन बाद में मैं भूल गया। स्नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हरकतों के कारण अब हम दोनों बिल्कुल सामान्य लगने लगे हैं। अब तो सभी विभागों के आचार्य और प्रशासन विभाग के लोग भी डर डर के रहेंगे। क्या माहौल बना दिया है। उसकी बात सुनकर क्षितिज ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ भी बोलती रहती हो। इतना कहकर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन क्षितिज सीधा अष्ट विभाग प्रमुख आचार्य आदिवा की कक्ष की ओर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कोई भीड़ नहीं थी, तो उसने दरवाजे पर टकटक किया। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। इतना सुनते ही क्षितिज अंदर चला गया। उसे देखते ही आचार्य आदिवा ने गौर से कहा, अरे क्षितिज, तुम यहां? अब तुम्हें क्या काम था? उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए क्षितिज बोला, मुझे जानना है कि अगला विभाग कौन सा मिलेगा आचार्य। उसकी बात सुनते ही उन्हें याद आया कि क्षितिज ने हाल ही में तलवार विभाग की काबिलियत परीक्षा पास की थी, इसलिए उसे आगे का विभाग देना तो बनता ही था। उन्होंने कुछ पल सोचा और कहा, तुम अभी रचनाकार विभाग में जाओ। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने उन्हें प्रणाम किया और वो जाने ही वाला था, तभी आचार्य आदिवा ने कहा, क्षितिज जरा रुको। उसे लगा कि शायद आज की घटनाओं पर चर्चा करना चाहती होंगी, इसलिए वो उनकी डांट सुनने को तैयार था, मगर बात कुछ अलग ही निकली। वो बोली, मुझे पता है तुम इतनी तेजी से आगे के विभाग क्यों पाना चाहते हो। कुलपति दयानंद जी ने तुम्हारे बारे में सब बताया है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य के चक्कर में तुम अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। ये सुनकर क्षितिज थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसे उनसे ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है आचार्य, जैसा आप कहेंगी वैसा करूंगा। उसके उत्तर से आचार्य आदिवा प्रसन्न हुई और आगे कुछ नहीं बोली। क्षितिज वहां से निकलकर रचनाकारिता विभाग ढूंढने लगा। सबसे पूछने पर सभी ने एक दीवार की ओर इशारा किया। उसे समझ आया कि इसमें प्रवेश के लिए भी परीक्षा देनी होगी। उसने आसपास नजर दौड़ाई और कुछ देर बाद एक जगह से हवा का झोंका महसूस हुआ। पास जाकर हाथ डालने पर उसे एक घुमाने वाला हैंडल मिला। उसने उसे घुमाया तो दरवाजा खुलने की आवाज आई और भीतर से उजाला फैल गया। वो अंदर प्रवेश कर गया। अंदर डेस्क पर बैठे एक युवक ने मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया क्षितिज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इस रचनाकारिता को सुलझा पाओगे, लेकिन तुम सच में काबिल निकले। क्षितिज बस मुस्कुरा दिया। फिर वही युवक बोला, क्या तुम्हें विभाग प्रमुख आचार्य मिहिर से मिलना है? क्षितिज ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वो बोला, मेरे पीछे आओ। दोनों एक कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा खोलकर युवक ने अंदर जाने की अनुमति मांगी और उन्हें प्रवेश मिल गया। आचार्य मिहिर ने क्षितिज को देखते ही कहा, अरे क्षितिज, अब रचनाकारिता विभाग में भी पहुंच गए। बहुत अच्छा, अब तो 3 विभाग पूरे हो चुके होंगे। क्षितिज ने हाँ में उत्तर दिया। जी आचार्य, साधना, चरक और तलवार विभाग हो गए हैं। आचार्य मिहिर ने कुछ सोचकर युवक से कहा, तुम क्षितिज को उसके भाई आर्यन से मिला दो, वो इसे सब समझा देगा। आदेश पाकर क्षितिज पहले वर्ग के कक्ष की ओर गया
जहां आर्यन और प्रकाश का मुकाबला चल रहा था। पूरे विभाग के विद्यार्थी दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे। ये मुकाबला कोई शारीरिक मुकाबला नहीं था जहां दोनों एक दूसरे को मार रहे हो, और न ही इस मुकाबले में शक्तियों का कोई इस्तेमाल हो रहा था, बल्कि ये मुकाबला था अपने दिमाग से रचनाकारिता के ट्रैप्स को सुलझाकर आगे बढ़ने का। ये दोनों रचनाकारिता की प्रतियोगिता में 7-7 ट्रैप का सामना कर रहे थे, जिनका स्तर लगातार कठिन हो रहा था। पहले दरवाजे को आर्यन ने कुछ ही सेकंड में खोल दिया, लेकिन प्रकाश ने भी तुरंत बराबरी कर ली। असली चुनौती तब शुरू हुई जब प्रकाश ने लगातार दूसरा और तीसरा दरवाजा खोलकर चौथे पर पहुंच गया, जबकि आर्यन दूसरे दरवाजे पर अटक गया। प्रकाश की बढ़त देखकर आर्यन घबरा गया और जल्दबाजी में गलतियां करने लगा। उसका दिमाग अब बेकाबू हो गया था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, कैसे करे। क्षितिज को देखते ही उसने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ पल बाद क्षितिज ने इशारे से उसे शांत रहने को कहा। आर्यन ने संकेत समझकर सिर हिलाया और झट से एक साथ 2 दरवाजे खोलकर आगे बढ़ गया। उसे ऐसा करते देख अदिति ने इधर उधर नजर दौड़ाई और पाया कि आर्यन बार बार क्षितिज की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। अदिति ने क्षितिज को देखा तो वो भी प्रसन्न हो गई। अदिति पास आकर बोली, क्या बात है, तलवार विभाग भी पूरा हो गया। तुम्हें लगता है कि 5 महीनों में 5 साल का काम कर लोगे? क्षितिज उत्तर देने के बजाय बस मुस्कुरा दिया और आर्यन को देखने लगा, जो अब इतनी तेजी से हैंडल ढूंढ रहा था कि हर सेकंड में एक सवाल हल हो रहा था। थोड़े समय में उसने चौथा दरवाजा भी खोल दिया। उसकी गति देखकर विद्यार्थी ताली बजाने लगे, जिससे प्रकाश को गुस्सा आया और उसने भी वही गलती करना शुरू कर दी जो पहले आर्यन ने की थी। परेशान होकर उसने चौथा दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अब उसका गुस्सा और भी बढ़ने लगा। किसी को भी अब उसके जीतने की उम्मीद नहीं थी। सबका ध्यान अब आर्यन की तरफ ही था, खासकर क्षितिज और अदिति का। इधर आर्यन के पास 5वें दरवाजे की केवल एक चाबी बची थी, जिसे सही जगह लगाकर दरवाजा खुल जाता। तभी प्रकाश ने शरारत में उसके ऊपर दरवाजे गिरा दिए। 2 दरवाजे प्रकाश के और एक आर्यन का आर्यन पर गिर पड़े। किसी तरह आर्यन बच निकला, वरना उसके हाथ या पैर टूट सकते थे। क्या प्रकाश को उसकी शरारत की मिलेगी सजा? क्या होगा आर्यन और प्रकाश के मुकाबले का परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रकाश के शैतानी दिमाग में अचानक एक खुराफाती चाल कौन थी, तो उसने बिना देर किए आर्यन के ऊपर सारे दरवाजे एक साथ गिरा दिए। उसकी इस करतूत से आर्यन पर प्रकाश के 2 और खुद आर्यन का एक दरवाजा गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से आर्यन उन भारी दरवाजों से बचकर भाग निकला, वरना हाथ या पैर का एक ना एक हिस्सा जरूर टूट जाता। गुस्से में आग बबूला होकर उसने प्रकाश की ओर घूरा और उसी जोश में उसकी तरफ दौड़ने वाला था कि तभी आचार्य निर्भीक ने हाथ उठाकर रोकते हुए आदेश दिया, रुक जाओ आर्यन। आचार्य के स्वर में ऐसा दबाव था कि आर्यन को न चाहकर भी रुकना पड़ा। फिर निर्भीक ने प्रकाश की ओर देखते हुए हल्के इशारे में कहा, क्षितिज आ गया है। उनकी बात सुनते ही प्रकाश ने कंधे उचकाकर लापरवाही से इशारा किया। तो मैं क्या करूं? इतना कहकर वो वहां से बेफिक्र सा चला गया। आर्यन ने गुस्से में आचार्य निर्भीक की तरफ देखते हुए तीखे स्वर में कहा, आचार्य, ये कौन सा तरीका है? मुझे रोक लिया लेकिन उस प्रकाश को कुछ भी नहीं कहा। निर्भीक ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा, मगर क्षितिज के कारण अपना गुस्सा दबाते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोले, अरे इतना तो मुकाबलों में चलता ही है। उनका यह हल्का सा जवाब सुनकर आर्यन का खून खौल उठा। मन तो किया कि एक ही मुक्के में उन्हें उड़ा दे, लेकिन क्षितिज के एक हल्के इशारे ने उसके हाथ रोक दिए। मगर उसकी नीयत भांपकर आचार्य निर्भीक भड़क गए। तो क्या तुम्हारा मन मुझे मारने को कर रहा है? आर्यन की निगाहें साफ कह रही थी हाँ, लेकिन बड़े भाई की मौजूदगी में वो चुप रहा। उसकी खामोशी को गलत समझकर निर्भीक ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। आर्यन ने गुस्से में हाथ उठाया ही था कि क्षितिज की दृढ़ आवाज गूंजी, आर्यन। सिर्फ आवाज सुनते ही आर्यन का हाथ नीचे गिर गया। उसने क्षितिज की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। क्षितिज आगे बढ़ते हुए बोला, क्या यही हमारे साम्राज्य के संस्कार हैं? आर्यन चुप रहा, बस सिर और झुका लिया। क्षितिज ने कहना जारी रखा, गुरु भगवान के समान होता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। ये बात उसने सीधे आचार्य निर्भीक की आंखों में देखते हुए कही। उनकी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि क्षितिज की आंखों में ज्वालाएं दहक रही थी। निर्भीक ने हल्की हंसी के साथ कहा, कहीं तुम आर्यन को डांटते डांटते मुझे भी तो नहीं सुना रहे हो क्षितिज? झूठी मुस्कान ओढ़कर क्षितिज ने जवाब दिया, कहीं आपको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने कर्तव्य निभाते समय आपने भी कोई गलती की है? बात ऊपर ऊपर सामान्य लग रही थी, लेकिन जो समझदार थे वो अर्थ भली भांति पकड़ सकते थे। फिर हंसते हंसते ही क्षितिज ने निर्भीक को इतने सधे हुए थप्पड़ जड़े कि निशान तक न उभरे। निर्भीक अंदर ही अंदर उबल रहे थे, लेकिन क्षितिज ने न तो खुलकर उनका अपमान किया था और न ही कोई ऐसी हरकत जिससे वो उसे पकड़ सके।
उन्होंने कठोर स्वर में कहा, जो मेरा कर्तव्य है वही निभा रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। क्षण भर रुककर क्षितिज ने तंज कसा, कहीं आप आचार्य होने का ही तो दावा नहीं कर रहे थे? अब तो निर्भीक के हाथ अनजाने में कस गए। दिल किया कि एक ही मुक्के में क्षितिज को धाराशायी कर दे, लेकिन इतने विद्यार्थियों के बीच ऐसा करना संभव नहीं था। इसलिए तीखी नजर डालते हुए बोले, ठीक है, अपने ये खुशी के पल जी लो, बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया। क्षितिज ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, बस ध्यान रखिएगा आपके लोगों की नींद ही ना उड़ जाए। निर्भीक ने शैतानी हंसी में कहा, देखा जाएगा कि किसकी नींद उड़ती है और किसकी नहीं। वैसे रैंकिंग मुकाबले में हमारे कई लोग मिलेंगे, उनसे बचकर दिखाना। क्षितिज का जवाब सीधा और धारदार था, उन्हें भी कह दीजिएगा कि मेरे सामने आने से पहले घर वालों को याद कर ले। यह सुनकर निर्भीक झुंझला उठे, लेकिन आगे कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। क्षितिज ने मन में सोचा, जैसी उम्मीद थी, इस विभाग में जरूर नकारात्मक पक्ष का कोई ना कोई आदमी मौजूद है जो अपने लड़कों को खास तकनीक और गुप्त बातें सिखाता है। तभी आर्यन और अदिति उसके पास आ पहुंचे। क्षितिज कुछ ढूंढ रहा था, जिसे देखकर अदिति ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम स्मिता को खोज रहे हो? क्षितिज ने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब जब तुमने उसका नाम ले ही लिया है तो बताओ वो कहाँ है? अदिति मुस्कुराई, वो दूसरे विभाग में चली गई है। ये सुनकर क्षितिज के चेहरे पर हल्की खुशी फैल गई। कम से कम उनके ग्रुप का एक और सदस्य, भले उसके बाद ही सही, किसी विभाग से निकलने में सफल हुआ। उसके चेहरे की चमक देखकर अदिति ने छेड़ा, वाह, क्षितिज महाशय को स्मिता जी की प्रगति पर इतनी खुशी हो रही है। क्षितिज ने हंसते हुए जवाब दिया, खुशी स्मिता की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मेरे बाद भी कोई है जो इतनी तेजी से विभाग बदल सका। आर्यन और अदिति उसकी बात समझकर सिर हिलाने लगे। फिर क्षितिज ने गंभीरता से पूछा, आचार्य निर्भीक तुम लोगों से भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं क्या? आर्यन ने हिकारत से कहा, बर्ताव करना तो छोड़ो, सीधा थप्पड़ जड़ देते हैं। आज आप थे इसलिए शांत हो गए, वरना बिना सोचे मारते हैं। क्षितिज ने मन ही मन तय किया कि आचार्य निर्भीक का कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वरिष्ठ शिक्षक राहुल वहां पहुंचे। क्षितिज को देखते ही उनका चेहरा खिल उठा। अरे क्षितिज, तुम यहां आ ही गए? क्षितिज ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। आर्यन ने भी प्रणाम करते हुए बताया, ये वरिष्ठ शिक्षक राहुल हैं। लोग कहते हैं कि ये सकारात्मक पक्ष के बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये सुनकर क्षितिज हल्का चौंक गया। उधर राहुल ने उत्साह से कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, तो मैं तुम्हें रचनाकारिता विभाग के पहले वर्ष में क्या क्या सिखाया जाता है बता देता हूँ। फिर उन्होंने विस्तार से बताया कि इस साल लेवल 5 तक के ट्रैप बनाना और मिटाना सिखाया जाएगा। ट्रैप के भी कई प्रकार होते हैं, पर मुख्य हैं, पहला सामान्य ट्रैप, जिसमें केवल लेवल 1 से 5 तक के सुराग खोजने होते हैं। दूसरा मायावी ट्रैप, जिसका रहस्य आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं, और इसमें कोई तय लेवल नहीं होता। इसमें फंसने पर व्यक्ति जो देखता है उसी पर विश्वास करता है, मगर यदि सही सुराग पकड़ लिया जाए तो असली और मायावी दुनिया में फर्क साफ दिखने लगता है। फिर वरिष्ठ शिक्षक राहुल ने विस्तार से बताया कि कितने प्रकार के ट्रैप होते हैं, उन्हें बनाना और मिटाना कैसे है, किन परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाता है। वे बेहद शांति और गहराई से समझा रहे थे। तभी क्षितिज के गले में टंगे लॉकेट से जोर जोर की हंसी गूंजने लगी। लॉकेट में बैठे आचार्य वीरेश बोले, हरे क्षितिज, इनकी बातें ध्यान से सुन लेना, लेकिन ज्यादा प्रतिक्रिया मत देना। फिर मैं तुम्हें रणनीतिकारिता की किताब में ले जाऊंगा और वहां से हम दोनों निकलेंगे असली रचनाकारिता के सफर पर। क्षितिज को पहले से पता था कि आचार्य वीरेश को सब मालूम रहता है और उनकी मौजूदगी में वे सीनियर टीचर राहुल के सामने और भी बड़े और सम्मानित प्रतीत होते थे। इसलिए क्षितिज के मन में किसी एक को चुनने का सवाल ही नहीं था। उसने शांति से राहुल की पूरी बात सुनी। उसने एक किताब ली और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। वो सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन किस्मत ने फिर उसे मात दे दी, क्योंकि कमरे के बाहर ही दोनों चुड़ैलें उसे मिल गई। जैसे ही उन्होंने क्षितिज को देखा, उनके होठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी। प्राची ने चुटकी ली, क्या जलवे हैं तुम्हारे क्षितिज, सिर्फ 20 दिन में 3 विभागों से निकलकर चौथे विभाग में पहुंच गए। क्षितिज ने सीधे जवाब देने की बजाय मन में आई एक युक्ति पर अमल किया और कहा, तुम दोनों को मेरे साथ एक रोमांचक और खतरनाक सफर पर चलना है क्या? उसकी बात सुनते ही दोनों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें खींच गई। स्नेहा ने हैरानी से कहा, हम तो 5वें साल के विद्यार्थी हैं क्षितिज, अकादमी में ऐसा क्या बचा है जो हम न देख चुके हों? क्षितिज मुस्कुराया, ठीक है मत चलो, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखने लगी। प्राची ने स्नेहा से फुसफुसाकर कहा, अरे नहीं, हाँ मत कहना, ये मुसीबत का सरदार है, जहां जाता है वहां मुसीबत खुशी खुशी चली आती है। प्राची को लगा कि उसने धीरे कहा है, लेकिन क्षितिज ने साफ साफ सुन लिया था। वो बोला,
प्राची, अगर यही कहना था तो खुलेआम बोल देती, मुझे सब सुनाई दे गया। प्राची का चेहरा बन गया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर स्नेहा ने कहा, मैं तो चलूंगी, बस जगह बोरिंग नहीं होनी चाहिए। क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर बोरिंग हुई तो तुम मेरे खगेंद्र को लेकर सीधे लौट जाना। स्नेहा ने हामी भरी। तभी प्राची ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं भी चलूंगी, क्योंकि तुम्हें भी तो वापस लाना पड़ेगा ना स्नेहा। तीनों हल्का सा मुस्कुराए और क्षितिज के कमरे में पहुंच गए। वहां क्षितिज ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक किताब निकाली और उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या इसमें चलना पसंद करोगी? दोनों ने आश्चर्य से पूछा, इस किताब में? क्षितिज ने सिर हिला दिया, मगर मन में डर भी था, अगर वे किताब के अंदर गए और बाहर किसी ने किताब पा ली तो। इसलिए उसने सावधानी से किताब को मोड़े हुए स्पेस के एक कांच के ग्लास में रखा और टेबल पर इस तरह रख दिया कि किसी को पता न चले। इसके बाद तीनों उस मुड़े हुए स्पेस में पहुंचे और किताब पर अपनी अपनी उंगलियां रखी। जैसे ही स्पर्श हुआ, उन्हें अंदर खींच लिया गया। आंखें खुली तो चारों ओर हरा भरा मैदान था। पंछियों की चहचहाहट हवा में खुली हुई। प्राची ने अचानक कहा, वाह, क्या खूबसूरत जगह है। क्षितिज, हमारी शादी के बाद पहली रात यही मनाने आएंगे। उसके शब्दों से क्षितिज का चेहरा एकदम बिगड़ गया और स्नेहा भी उसे घूरने लगी। प्राची को देर से एहसास हुआ कि उसने कुछ गड़बड़ कर दी है। शर्म से लाल होकर वे सीधे आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी क्षितिज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो हवा में लटक गई। अगले ही पल क्षितिज ने तेजी से उसे अपनी ओर खींच लिया, पर इस खिंचाव में दोनों गिर पड़े। क्षितिज नीचे और प्राची ऊपर थी। संयोग से वहीं स्नेहा भी खड़ी थी। दोनों झट से उठे और कपड़े झाड़ने लगे। प्राची ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें अभी की अभी पहली रात मनानी थी? उसकी बात सुनकर क्षितिज का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन उसने छेड़ते हुए कहा, अगर तुम सच में तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। प्राची गुस्से से फटने ही वाली थी कि स्नेहा ने बीच में आकर कहा, प्राची, तुम सच में पागल हो। अगर क्षितिज ने अभी तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम अब तक जिंदा न होती। प्राची बारी बारी क्षितिज और स्नेहा को देखने लगी। स्नेहा ने डांटते हुए कहा, ऐसे मत देखो, जरा पीछे देखो, सब समझ आ जाएगा। प्राची ने मुड़कर देखा। पीछे एक मायावी ट्रैप था जिसमें वो फंसने ही वाली थी। वो तुरंत ट्रैप के पास गई, उंगलियां घुमाकर उसे खोलने की कोशिश की, पर पहला प्रयास असफल रहा। तभी एक भारी आवाज गूंजी, लड़की, तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो गई हो, अब अगला प्रयास करो। यह आवाज सुनकर सब चौंक गए और क्षितिज मन ही मन बोला, ये तो आचार्य वीरेश की आवाज लग रही है। लॉकेट में बैठे वीरेश हंसे, अरे ये किताब मैंने ही बनाई है, तो आवाज भी मेरी ही होगी ना। उनकी बात वाजिब थी। क्षितिज ने सिर हिलाया और चुप हो गया। जब उसने देखा कि 5वें वर्ष की योद्धा प्राची पहले ही स्तर पर असफल हो रही है तो उसे आश्चर्य हुआ, अगर ये फेल हो सकती है तो मैं कैसे पास हो पाऊंगा। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, आचार्य वीरेश बोले, नहीं क्षितिज, उल्टा तुम्हारे पास इन ट्रैप्स का ज्यादा अनुभव है। तुम इन दोनों लड़कियों से बेहतर करोगे और जरूर सफल होगे। उनकी बात सुनकर क्षितिज ने तय किया कि वो कोशिश तो करेगा ही। उसने आगे बढ़ रही स्नेहा से कहा, क्या मैं पहले कोशिश कर सकता हूँ? वैसे भी शायद मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है? उसकी बात सुनकर स्नेहा हाँ कहने ही वाली थी कि प्राची हंसकर बोली, आज ही तुम अकादमी के रचनाकारिता विभाग में आए हो और इतना आत्मविश्वास, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? प्राची की बात स्नेहा को बुरी लगी। वो कुछ कहती, इससे पहले ही क्षितिज ने उसे ऐसे छेड़ दिया कि प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आखिर क्या कहा था क्षितिज ने जो प्राची इतनी लाल हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। क्षितिज ने जब देखा कि आचार्य वीरेश को उस पर इतना भरोसा है तो फिर उसका कोशिश करना तो बनता ही था। उसने आगे बढ़ रही स्नेहा से कहा, क्या मैं पहले कोशिश कर सकता हूँ? वैसे भी मैं फेल ही होने वाला हूँ, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? उसकी बात भी सही थी और स्नेहा उसे हाँ कहने ही वाली थी कि तभी प्राची हंसते हुए बोली, क्षितिज, तुम आज ही अकादमी के रचनाकारिता विभाग में आए हो और अभी से इतना आत्मविश्वास, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? प्राची की बात स्नेहा को बहुत बुरी लगी और वो कुछ कहने ही वाली थी कि क्षितिज ने शरारत करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्षितिज ने प्राची से कहा, क्या मुझसे शर्त लगाओगी? प्राची ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? ठीक है, मैं जरूर लगाऊंगी। उसकी बात सुनकर क्षितिज मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन पहले जीतने वाले को क्या मिलेगा और हारने वाले को क्या मिलेगा, ये मुझे बताने तो दो। उसकी बात सुनकर प्राची अपनी हड़बड़ाहट पर शर्मिंदा हो गई, लेकिन तुरंत बोली, मैं कहाँ शर्त और उसके इनाम जाने बिना मानने वाली थी। उसकी चालाकी सुनकर स्नेहा और क्षितिज दोनों हंस पड़े। फिर क्षितिज ने कहा, अगर मैं ये लेवल पार कर गया तो तुम मुझे किस दोगी? प्राची ने शर्माकर गर्दन झुका ली, लेकिन उसे याद आया कि उसने हारने की शर्त नहीं सुनी, तो उसने पूछा,
अगर हार गए तो? उसके सवाल पर क्षितिज ने स्नेहा की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर हार गया तो स्नेहा को किस करूंगा। ये सुनकर इस बार स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। उसने शर्म से गर्दन झुका ली, जबकि प्राची गुस्से में चिल्लाई, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? तुम तो हर हाल में फायदे में रहोगे। प्राची के सवाल पर क्षितिज कुछ कहने ही वाला था कि स्नेहा ने हंसते हुए कहा, हारने वाली शर्त पर मैं तैयार हूं। उसकी मुस्कान पर प्राची ने झुंझलाकर कहा, नहीं, हारने वाली शर्त मैं तय करूंगी और जीतने वाली शर्त स्नेहा को दे दो। उसकी बात पर क्षितिज ने स्नेहा की तरफ देखा तो स्नेहा ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, अगर क्षितिज जीत गया तो वो मुझे किस करेगा, और अगर हार गया तो तुम्हें किस करेगा। ये सुनकर प्राची ने हामी भर दी, लेकिन जब दोनों प्राची को घूरते रहे तो प्राची ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी 2 नाक हैं क्या? तभी स्नेहा ने कहा, नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि बाद में तुम पलट मत जाना। प्राची ने झुंझलाते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे दल बदलू समझा है क्या? उसकी बात पर क्षितिज और स्नेहा हंसने लगे। दोनों को हंसते देख प्राची को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो जानती थी कि उनके सामने उसकी एक नहीं चलेगी, इसलिए वो चुप हो गई। इधर क्षितिज मायावी ट्रैप की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले बुनियादी तरीके अपनाए। कहां से हवा आ रही है ये जानने के लिए कान लगाया। ये देखकर प्राची ने हंसते हुए स्नेहा से कहा, ये क्या कान से सुनना चाहता है? कहाँ दरवाजा है और कहाँ नहीं, इसे कान से पता चलेगा। उसकी बात सुनकर स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि तुम बड़ी हो या छोटी, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि यह रचनाकारिता का बेसिक तरीका है। प्राची ने हैरानी से कहा, लेकिन आचार्य निर्भीक ने कभी बताया ही नहीं। स्नेहा हंसते हुए बोली, अरे हर बात के लिए आचार्य निर्भीक के सिखाने का इंतजार नहीं करते, हमें खुद भी सीखना पड़ता है। प्राची ने गुस्से में कहा, फिर तुमने मेरी दोस्त होकर मुझे क्यों नहीं बताया? स्नेहा ने उसी लहजे में जवाब दिया, ये इतनी बेसिक बात है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। उधर बहस चल रही थी और इधर क्षितिज कभी कान लगाकर तो कभी एक आंख से देखकर ट्रैप का निरीक्षण कर रहा था। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने किसी एक्सपर्ट की तरह एक ही झटके में ट्रैप बंद कर दिया। तभी बूढ़े की आवाज आई, तुम प्रारंभिक स्तर के रचनाकार बन चुके हो, अगले स्तर में जाने के लिए तुम्हें 20 लेवल पूरे करने होंगे। ये सुनते ही क्षितिज का चेहरा खिल गया। उसने दोनों लड़कियों की ओर देखा तो उनकी आंखें खुली रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्षितिज ये लेवल पार कर सकता है। क्षितिज हंसते हुए बोला, क्या हुआ स्नेहा और प्राची, अब कुछ कहना है? दोनों ने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया। कुछ ही देर में एक लड़की का चेहरा खुशी से चमक उठा और दूसरी का उदासी से भर गया। क्षितिज को अजीब लगा कि प्राची उदास है और स्नेहा खुश। फिर उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुम दोनों अगले लेवल की भी शर्त लगाना चाहोगी? प्राची ने उत्साह से कहा, मुझे लगानी है। स्नेहा ने मजबूरी में कहा, ठीक है, मुझे भी लगानी है। प्राची ने कहा, लेकिन इस बार जीतने के बाद किस करने वाली मैं रहूंगी। उसकी बात पर स्नेहा और क्षितिज हंस पड़े, लेकिन प्राची ने चेतावनी दी, तुम दोनों मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। स्नेहा ने कहा, प्राची, मैंने पिछली बार भी मौका दिया था, लेकिन तुम किसी जिद्दी बच्चे की तरह झगड़ती रहती हो। प्राची ने साफ साफ कहा। क्षितिज अगला ट्रैप सुलझा पाया तो मुझे किस करेगा बस। आखिरकार लंबी बहस के बाद स्नेहा को मानना पड़ा। तभी बूढ़े इंसान की आवाज आई, क्या तुम अगले लेवल में जाना चाहते हो? क्षितिज ने हाँ कहा। अचानक उनके चारों ओर का नजारा बदल गया। वो एक ऐसी अंधेरी जगह पर पहुंच गए कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्राची ने आवाज लगाई, क्षितिज, स्नेहा, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। स्नेहा ने भी पुकारा, प्राची, क्षितिज, तुम लोग कहाँ हो? इसी बीच क्षितिज ने आंखें खोली तो उसने अपने सामने 2 गुफाएं देखी। बूढ़े की आवाज आई, इन दोनों गुफाओं में दोनों लड़कियों को ऐसी जगह रखा गया है कि अगर तुम 5 मिनट में पहुंचकर सामने आने वाली रचनाकारिता को हल नहीं कर पाए तो दोनों मारी जाएंगी। ये सुनकर क्षितिज हैरान रह गया, लेकिन उससे ज्यादा घबराई हुई थी दोनों लड़कियां, जो पहले नए विद्यार्थियों को टॉर्चर करती थी। आज उनकी बारी थी। अब उन्हें समझ में आने वाला था कि किसी को सताने के बाद कैसा लगता है। उधर से दोनों लड़कियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही, लेकिन क्षितिज को कोई रचनाकारिता नहीं मिली। उसने उस बूढ़े की आवाज सुनकर पूछा, रचनाकारिता कहाँ है? जवाब आया, यही तो रचनाकारिता है, उन दोनों लड़कियों को ढूंढना है, वो भी 5 मिनट में और बिना रोशनी के। क्षितिज ने तुरंत पूछा, क्या मैं अपनी दिव्य रोशनी का इस्तेमाल कर सकता हूँ? उधर से जोरदार और चीढ़ी हुई आवाज आई, नहीं, कतई नहीं, तुम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय उनकी आवाज के। ये सुनकर क्षितिज को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि कम से कम वो उनकी आवाज सुनकर तो रास्ता ढूंढ सकता था। उसने सिर हिलाया और कोई सी भी एक गुफा पकड़कर चल दिया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे एक लड़की के रोने और दूसरे के हंसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो किसी की आवाज पहचान नहीं पाया, इसलिए आगे बढ़ गया। 2 मिनट बाद अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, क्षितिज,
तुम मुझे बचा लो, इसके लिए मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। ये सुनकर क्षितिज का दिल खुशी से भर गया। वो आवाज प्राची की थी। अंधेरे में दौड़ते हुए वो उसके पास पहुंचा और रुककर बूढ़े से बोला, यही गुफा है जिसमें वो लड़की है। तुरंत दरवाजा खुला, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। उसने अंदर कदम रखे, तभी उसे किसी शरीर का हिस्सा महसूस हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, कमर छुई और फिर प्राची को खींचकर बाहर ले आया। रोते हुए प्राची ने पूछा, तुम क्षितिज ही हो ना? क्षितिज ने घबराते हुए कहा, बात मत करो, मेरे पास 2 मिनट हैं स्नेहा को बचाने के लिए, जल्दी चलो। दोनों तेजी से उस जगह पहुंचे जहां से क्षितिज ने शुरुआत की थी। वो प्राची को छोड़ दूसरी गुफा की तरफ दौड़ा। अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा था। गुफा में कोई आवाज नहीं थी। उसने सोचा स्नेहा की महक से उसे ढूंढे, लेकिन कोई महक नहीं मिली। तभी बूढ़े ने चेताया, सिर्फ आधा मिनट है। क्षितिज के होश उड़ गए। वो इधर उधर टटोलते हुए स्नेहा को खोजने लगा। जब 10 सेकंड बचे थे, उसने कान जमीन पर लगाकर सुना। कदमों की हल्की आवाज कुछ ही दूर से आ रही थी। वो 1 सेकंड में वहां पहुंचा और इशारा करके बोला, इस गुफा में स्नेहा है। बूढ़ा हंस पड़ा। वाह लड़के, तेरे कान और निर्णय क्षमता कमाल की है, जवाब सही है। दरवाजा खुला और स्नेहा दौड़ते हुए अंधेरे में क्षितिज से लिपट गई। वो रोते हुए बोली, मुझे लगा आज मैं मर जाऊंगी। इन 5 मिनटों में बहुत बुरा हाल हो गया। क्षितिज ने उसकी पीठ थपथपाई। जब मैं हूं तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बात खत्म होने से पहले ही स्नेहा ने उसके होठ चूम लिए। क्षितिज चौंका, पर उसे अच्छा भी लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए और प्राची के पास पहुंचे। प्राची दौड़कर आई और स्नेहा को गले लगाया। फिर गुस्से में क्षितिज से बोली, इतना घटिया लेवल होगा तो मैं इस किताब में नहीं रहना चाहती। स्नेहा भी बोली, जान जाने का खतरा अगर है तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगी। क्षितिज ने सहमति में सिर हिलाया। सही है, अगर तुम लोग बाहर जाना चाहो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। प्राची ने चौंक कर पूछा, तुम बाहर नहीं आओगे? क्षितिज ने मना किया। अगर मैं इन रचनाकारिताओं को पार नहीं कर पाऊंगा तो अपनी बहनों और पिताजी को कैसे ढूंढूंगा? ऐसी मुश्किलें मेरी जिंदगी में आती रही हैं और आती रहेंगी। यही मेरा जीवन है। क्षितिज की आंखों में उसके दुश्मनों के लिए गुस्सा और परिवार के लिए प्यार साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो वापस जाने वाला नहीं है। प्राची और स्नेहा को भी समझ आ गया था कि वो नहीं मानेगा। कुछ देर सोचकर दोनों एक साथ बोल पड़ी, हम भी साथ रहेंगे, चाहे जिए या मरे। ये सुनकर क्षितिज खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों उसकी जान के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगी। अब वो उन्हें अपना जीवन साथी मान चुका था और लगता था कि वे भी उसे मान चुकी थी। तीनों वहां से आगे बढ़े। आगे के लेवल्स में तीनों ने साथ मिलकर कई कठिनाइयां पार की। कुछ जगह जानवर पीछे पड़े, कुछ जगह ट्रैप के अंदर ट्रैप मिले, लेकिन वे नहीं रुके। जहां वे तीनों फंस रहे थे वहां पर काम आया क्षितिज का तुरुप का इक्का, यानी कि आचार्य वीरेश। तीनों ने साहस, सूझबूझ, टीम वर्क और आचार्य वीरेश के मार्गदर्शन से एक एक करके कई लेवल्स पार कर लिए और तीनों बाहर निकले। तीनों की हालत अब एकदम खराब हो गई थी। खड़े रहने की ताकत भी तीनों में नहीं बची थी, लेकिन तीनों के चेहरे पर खुशी और कुछ हासिल करने का सुकून साफ दिखाई दे रहा था। थकान इतनी थी कि तीनों क्षितिज के कमरे में ही जमीन पर लेट गए। कुछ समय बाद प्राची ने अपनी आंखें खोली और बाहर देखा कि रात हो गई थी। तीनों ने उस किताब के अंदर तकरीबन 7 दिन गुजारे थे। प्राची को लगा कि शायद बाहरी दुनिया में भी 7 दिन गुजर चुके थे। प्राची ने जैसे तैसे नींद पूरी की और सुबह जल्दी जल्दी उठकर बैठ गई। तभी क्षितिज भी उठ गया। दोनों ने सामने देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। स्नेहा पहले से ही नहा धो के तैयार थी। क्षितिज ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रही हो? स्नेहा मुस्कुराई, आज 7 दिन हो गए, आज रैंकिंग मुकाबला शुरू होगा, उसी के लिए तैयार हूँ। क्षितिज जोर से हंस पड़ा। स्नेहा और प्राची को उसकी हंसी का कारण समझ नहीं आया। स्नेहा ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? क्षितिज ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर स्नेहा और प्राची को यकीन नहीं हुआ। अब दोनों और ज्यादा गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। क्या कहा था क्षितिज ने ऐसा जिस पर स्नेहा और प्राची को यकीन नहीं हो रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जब क्षितिज और प्राची उठे तो उन्होंने देखा कि स्नेहा पूरी तरह तैयार होकर बैठी है। क्षितिज ने उसे देखा तो हैरानी से भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या बात है स्नेहा, कहां जाने की तैयारी है? स्नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, आज 7 दिन पूरे हो गए हैं तो रैंकिंग मुकाबला शुरू होगा, तो मैं उसी के लिए तैयार होकर बैठी हूं। उसकी बात सुनते ही क्षितिज जोर जोर से हंसने लगा। स्नेहा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, इतना दांत क्यों दिखा रहे हो? क्षितिज ने हंसी रोकते हुए कहा, अभी 7 दिन बाकी हैं, हम लोग तो बस आधी रात के लिए उस किताब में गए थे। दोनों लड़कियों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। पहले तो दोनों ने उसे गुस्से से देखा, फिर उन्हें लगा कि वो उनकी टांग खींच रहा है। इसलिए प्राची ने हंसते हुए कहा, क्षितिज,
हम तुम्हें बेवकूफ दिखते होंगे, लेकिन है नहीं। क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मान लिया तुम दोनों होशियार हो, लेकिन अगर तुम दोनों गलत निकली तो मुझे क्या मिलेगा? प्राची ने तुरंत कहा, पिछली बार की तरह एक किस। लेकिन इस बार क्षितिज ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा किस, पिछला तो तुम दोनों ने दिया नहीं, और अब फिर से वही बात। स्नेहा ने जल्दी से बीच में कहा, अरे लेकिन मेरा तो। फिर अपनी बात आधी छोड़ते हुए बोली, अरे मेरा भी बाकी है क्या? उसकी बात सुनकर प्राची थोड़ी उलझ गई, लेकिन कुछ सोचकर बोली, ठीक है, अगर इस बार तुम जीत गए तो जहां चाहोगे वहां किस दूंगी। क्षितिज ने साफ मना कर दिया, नहीं, अब मेरा इस किस वाली शर्त से भरोसा उठ गया है। ये सुनकर प्राची ने माथा पकड़ लिया। उसे लगा कि क्षितिज मानने वाला नहीं, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाकर सीधे होठों पर अपने होठ रख दिए। क्षितिज बिल्कुल तैयार नहीं था और स्नेहा भी चौंक गई, क्योंकि जो लड़की हमेशा क्षितिज की बुराई करती थी वही आज उसके सामने उसे किस कर रही थी। प्राची ने लगभग 5 मिनट तक उसे छोड़ा ही नहीं। जब वो आखिर में अलग हुई तो क्षितिज के होठ लाल हो चुके थे, क्योंकि उसने उन्हें हल्के से काट काट कर लाल कर दिया था। होठों की हालत देखकर प्राची की नजर शर्म से झुक गई। क्षितिज ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें तो किस भी जंगली बिल्ली जैसा पसंद है। प्राची ने चेहरा हाथ से ढक लिया, लेकिन फिर बोली, अब तो लगाओगे ना मेरे साथ शर्त? क्षितिज ने हाँ में जवाब दिया, ठीक है। इसके बाद तीनों ने सामान्य कपड़े पहने और बाहर निकले। वहां उन्होंने देखा कि सभी विद्यार्थी भी सामान्य कपड़ों में हैं। थोड़ी दूरी पर उन्हें अपने दुश्मन सिद्धार्थ, सुरेश और स्वाति भी साधारण कपड़ों में दिखे। फिर आगे बढ़ते हुए उनकी मुलाकात आचार्य विभाग से हुई, जो सामान्य वस्त्रों में थे। जब लड़कियों ने आखिरकार क्षितिज की बात पर भरोसा कर लिया तो क्षितिज प्राची के पास आया और बोला, मुझे अभी के अभी किस चाहिए। ये सुनकर प्राची इतनी तेज भागी कि सीधे अकादमी के विभागों की ओर निकल गई। उसी समय स्नेहा ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं दे दूं? क्षितिज चौंक कर बोला, अरे मैं तो प्राची से मजाक कर रहा था, इतने लोगों के बीच मैं ऐसी हरकत थोड़ी ही करूंगा। स्नेहा मुस्कुराई और बात यहीं खत्म हो गई। फिर क्षितिज रचनाकारिता विभाग की ओर बढ़ा। इस बार उसे दरवाजा ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि उसे एक कार्ड दिया गया था जिससे दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां उसकी मुलाकात आर्यन से हुई। क्षितिज ने उससे पूछा, आर्यन, तुम तो अब मुझसे दूर दूर रहने लगे हो, क्या हुआ? आर्यन ने समझाया, भैया दूर रहने का सवाल नहीं है, अकादमी का हर विभाग बहुत मुश्किल है। मैं पिछले 20 दिनों से एक ही विभाग में अटका हूँ, एक भी विभाग पार नहीं हो रहा। पूरे दिन सिर्फ अभ्यास में लगा रहता हूँ, तो किसी से मिलने का समय ही नहीं मिलता। क्षितिज ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम ड्रैगन अकादमी की तरह यहाँ भी अपना समय बिताओ, हंसते खेलते। ऐसा कोई नियम नहीं कि तुम्हें 5 साल में ही सब पूरा करना है। बस मजा लेकर करो, क्योंकि यहाँ सीखा हुआ आगे काम आएगा। आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, भैया आप सही कह रहे हो, मैं ही ज्यादा टेंशन ले रहा था, वरना अब तक रचनाकारिता विभाग से निकल गया होता। क्षितिज मुस्कुराया, अब असली आर्यन लग रहे हो। ज्यादा जिम्मेदारियां लेने की कोशिश मत करना, वरना जिम्मेदारियां मिलती ही रहेंगी। बातें करते करते दोनों पहले वर्ष के कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि आचार्य निर्भीक पढ़ा रहे हैं। आर्यन ने गुस्से में उन्हें देखा और क्षितिज से कहा, ये आचार्य निर्भीक आज यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? क्षितिज थोड़ा हैरान हुआ और उसने उल्टा आर्यन से ही सवाल किया, क्यों, क्या हुआ? आचार्य निर्भीक इसी विभाग के हैं, तो उन्हें पढ़ाते हुए देखकर तुम इतना क्यों हैरान हो रहे हो? वो यहाँ पढ़ाते नहीं है क्या? आर्यन ने जवाब दिया, ठीक कहा भैया, वो इसी विभाग के हैं, लेकिन ये हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास लेते हैं, 2 कभी नहीं। क्षितिज ने ध्यान से उनकी ओर देखा और आचार्य निर्भीक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान पाई। वो समझ गया कि आचार्य निर्भीक यहाँ ऐसे ही नहीं आए, उनके दिमाग में कोई ना कोई योजना है, और हो ना हो उनकी ये योजना क्षितिज के लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाएगी। क्षितिज ने मन में सोचा, अगर आप आचार्य निर्भीक हो तो मैं भी क्षितिज हूँ, मैं भी आपकी योजना में खेलूंगा और देखूंगा कि आपका असली इरादा क्या है। वो मुस्कुराया और आर्यन को इशारे से शांत होकर अंदर चलने को कहा। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, आचार्य निर्भीक बोले, अरे हमारे 2 राजकुमार एक साथ, क्या बात है? उनकी मीठी बात सुनकर दोनों को ऐसा लगा मानो कान से खून निकलने वाला हो, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना नकारात्मक व्यक्ति इतनी अच्छी बातें कहेगा। दोनों ने अजीब सी झिझक में अपने कान खुजलाए। ये देखकर आचार्य निर्भीक हंसते हुए बोले, क्या हुआ आर्यन और क्षितिज, तुम दोनों को क्या हो गया? आर्यन हंसते हुए बोला, कुछ नहीं आचार्य, बस आपके मुंह से इतने मीठे शब्द सुन लिए कि लगा कानों से खून बहने लगा, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ, बस एहसास हुआ। उसकी बात पर सारे विद्यार्थी हंस पड़े। क्षितिज को लगा कि उसका पुराना निश्चिंत आर्यन वापस आ गया है, क्योंकि अब तक वो जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ था और आज वो बोझ उतर चुका था। आर्यन की बात सुनते ही आचार्य निर्भीक हंसते हुए बोले,
अरे वाह, मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरी बात तुम्हें इतनी पसंद आएगी। आज तो हम सबको बस तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए धीरे धीरे अपनी जगह की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें अदिति मिली। आर्यन ने उसे देखते ही गुस्से में पूछा, ये क्या सियाप्पा चल रहा है? सवाल सुनकर अदिति बोली, मामला यह है कि आचार्य आज फिर मायावी ट्रैप के 5-5 दरवाजों की शर्त लेकर आए हैं और अभी तक बस प्रकाश ही तैयार है। आर्यन ने हैरानी से पूछा, इसमें फायदा क्या है? क्षितिज ने बीच में मुस्कुराते हुए कहा, फायदा यह है कि जो भी इस ट्रैप को सबसे पहले पार करेगा वो आज ही इस विभाग से उत्तीर्ण होकर अगले विभाग में चला जाएगा। ये सुनकर अदिति भी दंग रह गई, क्योंकि यही तो असली बात थी। उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्षितिज, तुम्हें कैसे पता कि आचार्य ने यही कहा होगा? बिल्कुल यही तो शब्द थे उनके। क्षितिज हंसते हुए बोला, कल प्रकाश की बहुत जल गई थी, क्योंकि वो एक साधारण ट्रैप भी खोल नहीं पाया था। वो रात को उसने आचार्य से कहकर ऐसा मायावी ट्रैप बनवाया जो अगर कोई खोल न पाए तो उसे निगल ले और वो बाहर ही न निकल पाए। आचार्य ने उसे सभी दरवाजों की चाबियों के ठिकाने भी बता दिए हैं। उसके चेहरे की खुशी सब बयां कर रही है। उधर आचार्य निर्भीक ने सबको बातों में उलझा देखकर कहा, चुप हो जाओ सब, नहीं तो मैं अपने हिसाब से तुम्हें इस मायावी दरवाजे को खोलने के लिए आगे कर दूंगा। उनकी बात सुनते ही सब विद्यार्थी डर के मारे शांत हो गए। फिर आचार्य ने क्षितिज की ओर मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार क्षितिज, आपको तो जल्दी जल्दी विभाग बदलना पसंद है। क्यों ना आज आप राजकुमार प्रकाश से मुकाबला करें और उसे हराकर अगले विभाग में चले जाएं? क्षितिज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है आचार्य, मैं तैयार हूं। ये सुनकर आचार्य निर्भीक चौंके, लेकिन आर्यन और अदिति उससे भी ज्यादा हैरान हुए। कल ही तो क्षितिज ने इस विभाग में कदम रखा है, फिर वो आज ये मुकाबला कैसे कर सकता है? आर्यन आगे बढ़कर बोला, आचार्य, मैं अपने भैया की जगह उस मायावी ट्रैप को सुलझाने की कोशिश करूंगा। आचार्य ने समझाने की कोशिश की, आर्यन, तुम समझते नहीं हो। लेकिन आर्यन ने बीच में टोक दिया, मैं सब समझ रहा हूं आचार्य। तभी क्षितिज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोटे, तुम्हें अपने बड़े भैया पर भरोसा है या नहीं? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया और चुप हो गया। आचार्य निर्भीक ने संतुष्टि से कहा, जैसा मैंने सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। मन ही मन उन्होंने सोचा, बेवकूफ, तुझे रचनाकारिता की थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन मैंने उससे भी ज्यादा खतरनाक मायावी ट्रैप लगाए हैं। उधर प्रकाश के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसने क्षितिज के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसके भाई उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज मौका मिला था तो उसे हराए बिना वो कैसे जाने देता? क्षितिज ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ आचार्य, मैं इन ट्रैप को खोलने के लिए तैयार हूँ। उसके आगे बढ़ते ही वहां मौजूद वे विद्यार्थी जो पिछले 1 साल से इसी विभाग में थे आपस में बातें करने लगे। एक बोला, अगर एक दिन में लोग पास होने लगे तो हमें तो डूबकर मर जाना चाहिए। एक लड़की बोली, हाँ, आजकल के लड़के बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन सपने टूटते ही रोना शुरू कर देते हैं। इन बातों से बेखबर क्षितिज और प्रकाश दोनों मायावी दरवाजों के सामने खड़े हो गए। दरवाजों को ऐसे रखा गया था कि दोनों का हर कदम एक दूसरे को साफ दिखे। आचार्य निर्भीक ने सीटी बजाई। दोनों ने दरवाजों की जांच शुरू की और क्षितिज ने चंद सेकंड में ही पहला दरवाजा खोल दिया। सभी दंग रह गए। आचार्य को यकीन नहीं हो रहा था। कल ही आया ये लड़का, इतनी जल्दी पहला दरवाजा कैसे खोल सकता है? वो बड़बड़ाए, वाह लड़के, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हुनर है तुम में। आर्यन और अदिति दोनों एक साथ बोले, ये हो ही नहीं सकता। फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अदिति ने कहा, कल पक्का क्षितिज ने खूब पढ़ाई की है, वरना इतना निपुण नहीं हो सकता। आर्यन ने हामी भरते हुए कहा, भैया जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। उधर प्रकाश ने भी पहला दरवाजा खोल डाला। उसकी इस सफलता पर नकारात्मक पक्ष के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। आचार्य निर्भीक ने मन में कहा, तुम जिस पर तालियां बजा रहे हो वो रात में ही मुझसे 5 दरवाजों के जवाब ले गया था। ऐसे नाकाबिल राजकुमार के लिए इतनी तालियां? लेकिन भीड़ को ये बात कहाँ पता थी। उनका उत्साह तब टूटा जब क्षितिज ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया। अब सकारात्मक पक्ष के लोग जोश में चिल्लाने लगे। आर्यन तो आचार्य निर्भीक को देख देख कर चिल्ला रहा था। आचार्य ने कान बंद कर लिए। अब ये मुकाबला सिर्फ क्षितिज और प्रकाश का नहीं, बल्कि नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष का हो गया था। इतना शोर सुनकर रचनाकारिता विभाग प्रमुख अपने कक्ष से निकलकर पहले वर्ष के कक्ष की ओर बढ़े। सीनियर शिक्षक भी बाहर आ गए। आचार्य मिहिर ने हैरानी से पूछा, अरे आचार्य राहुल, आप यहाँ? तो आज की क्लास कौन ले रहा है? आचार्य राहुल ने जवाब दिया, आज सुबह ही आचार्य निर्भीक मेरे पास आए थे और बोले कि उन्होंने 5 मायावी ट्रैप बनाए हैं। आज वे पहले साल के सभी विद्यार्थियों की परीक्षा लेना चाहते हैं और जो पास होगा उसे अगले विभाग में भेज देंगे। अब सब आचार्य मिहिर की तरफ देखने लगे। सभी को ये देखना था कि आचार्य मिहिर आचार्य निर्भीक की इस करतूत पर क्या कहेंगे।
जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।